नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई शुरुआत के साथ वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। मैं डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ आपके लिए करंट अफेयर्स के वीडियोस अब इस चैनल पर लेकर आऊंगा। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल अमेरिकन देश के बारे में, जहां पर बहुत बड़े गोल्ड के डिपॉजिट्स हैं $3 ट्रिलियन के, लेकिन ये लोग उसकी माइनिंग नहीं कर रहे या नहीं कर सकते। तो उसके पीछे क्या रीजंस हैं, एनवायरमेंटल रीजन है या कुछ और, इन्हीं सभी बातों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अब मैं जानता हूं कि आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के मन में कई सवाल हैं कि सर आप कहां गायब थे, एक साल से आपका हमने कोई वीडियो क्यों नहीं देखा। तो दोस्तों, ये सारे जवाब मैं आपको दूंगा एड्यूमेड चैनल पर। वहां पर आप जाकर देख सकते हैं, एक डिस्कशन मैं आपके साथ लेने वाला हूं, वहां पर आपको मेरे सारे जवाब मिल जाएंगे। लेकिन आज यहां पर हम केवल इस टॉपिक की चर्चा करेंगे और अब चर्चाएं लगातार चलती रहेगी। अब मैं आ गया हूं इस चैनल पर, अब मैं कहीं नहीं जा रहा। अब जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एक यूपीएससी एजुकेटर हूं। मैं हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं। 9 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। और अब आप लोग मुझे अनअकैडमी की ऐप पर या फिर वेबसाइट पर इस आईडी पर फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे नीचे दिए गए लिंक्स पे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको लेक्चर्स के पीडीएफ मिल जाएंगे। तो देखिए, एल सल्वाडोर नाम का ये एक देश है जहां पर $3 ट्रिलियन की गोल्ड माइन है, ऐसा उनके राष्ट्रपति का कहना है। और ये कह रहे हैं कि इस $3 ट्रिलियन की गोल्ड माइंस का कुछ हिस्सा तो हमें माइन करना ही चाहिए। तो पहली बात तो इन प्रेसिडेंट का नाम आपको याद रखना है, नायब बुकेली। तो नायब बुकेली की ये काफ़ी एक अनोखी हिस्ट्री रही है, आगे आपको बताऊंगा इसके बारे में। इन्होंने कुछ और भी डिसीजंस लिए थे कुछ साल पहले, जिसके कारण एल सल्वाडोर काफ़ी चर्चा में रहा था। अभी इन्होंने ये कहा है कि हमें देश में लगे माइनिंग बैन को लिफ्ट कर देना चाहिए। तो इस देश में यानी एल सल्वाडोर में माइनिंग पर एक बैन लगा हुआ है। तो पहली बात तो ये देश है कहां पर, देखिए एल सल्वाडोर यहां पर नजर आएगा आपको सेंट्रल अमेरिका में। तो सेंट्रल अमेरिका कहा जाता है उस क्षेत्र को जो उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से जोड़ता है। तो इन दोनों के बीच में यानी कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में आता है सेंट्रल अमेरिका। ये देश ज्यादातर स्पेनिश बोलते हैं, ज्यादातर क्या पूरे ही स्पेनिश बोलते हैं। यहां पे मेजॉरिटी क्रिश्चियन पॉपुलेशन है और इनका कल्चर आपस में काफी मिलता जुलता है, इसीलिए इन्हें कई बार दुनिया एक ही निगाह से देखती है। हालांकि कुछ डिफरेंसेस ऑफ कोर्स हैं, बट मोर और लेस इनका कल्चर काफी सिमिलर है। तो यहां पर बहुत सारे देश हैं जैसे कि मेक्सिको, बेलीज, होंडुरास, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, निकारागुआ। इन्हीं में से एक देश जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एल सल्वाडोर। अब यहां पर ये काफी छोटा देश है, आप देखोगे कि कंपेयर टू इट्स नेबर्स इसकी साइज काफी छोटी है। अब इस देश की खासियत यह है कि यहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी इन सभी देशों में सबसे ज्यादा है। वैसे ये कोई भी देश बहुत ज्यादा आबादी वाले नहीं है, मैक्सिमम यहां पर 1 करोड़ 80 लाख ऐसी आबादी रहती है, लेकिन उनमें भी एल सल्वाडोर जो है वो मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड है। हालांकि इसकी आबादी ज्यादा नहीं है, 63 लाख के आसपास यहां पर आबादी है। तो रफली अराउंड 6 मिलियन पॉपुलेशन है, जो कि भारत के किसी एक बड़े शहर की हो जाती है। लेकिन ये डेंसली पॉपुलेटेड है इन दीज रीजन्स, यानी कि सेंट्रल अमेरिका के देशों में जहां ज्यादा आबादी नहीं होती है। तो यहां का थोड़ा नक्शा अपने दिमाग में रखिएगा कि कैरेबियन सी कहां पर है, किन आइलैंड्स के बीच में आता है। यहां पर ये आइलैंड्स यानी कि लेसर एंटील्स कौन से हैं, विंडवर्ड आइलैंड्स, लीवर्ड एंटील्स, ये वाले कौन से आइलैंड्स हैं, ये इसके बारे में आपको ज्योग्राफी में ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। अगर नहीं तो फिर एक बार अपनी एटलस उठाकर देख लीजिएगा। फिलहाल के लिए आप बस यहां पर अपनी नजर रखो कि सैन सल्वाडोर इसका कैपिटल है, एल सल्वाडोर का। तो शहर का नाम, कैपिटल का नाम है सैन सल्वाडोर, और ये देश माइनिंग के लिए काफी मशहूर हुआ करता था। आगे बढ़े उससे पहले एक बात आपको और बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी, जो कि यूपीएससी की तैयारी में देश का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, वहां पर आपको इस वक्त एक बहुत ही अच्छा ऑफर देखने को मिलेगा, जिसके तहत 9 मंथ्स के कोर्स पर आपको 9 मंथ्स का एक्सटेंशन मिल जाएगा और इसमें भी 50% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप यूज करते हैं कोड महिपाल। तो महिपाल कोड लगा दोगे नीचे दिए गए लिंक्स में, तो आपको सीधा उसमें 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। और यहां पर अब आपको तैयारी करने के लिए या करवाने के लिए मैं भी अवेलेबल रहूंगा। सो आई विल आल्सो बी टेकिंग द हिस्ट्री क्लासेस ऑन द यूपीएससी प्लेटफॉर्म गोइंग फॉरवर्ड। तो इन सभी बेनिफिट्स का अगर आपको फायदा उठाना है तो आप 23 दिसंबर से पहले इसका फायदा उठाइए और नीचे दिए गए लिंक्स पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो अनअकैडमी में प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी और हिंग्लिश, यानी कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, स्क्रीन पे लिखे थे इंग्लिश में लेकिन समझा रहा हूं हिंदी में, इन तीनों तरह के भाषा के कोर्सेज आते हैं। और ये सभी कोर्सेज आने वाले समय में शुरू होने वाले हैं फॉर 2026-2027 यूपीएससी साइकिल। ऑप्शनल के बैचेस भी आपके लिए अवेलेबल हैं, इनको भी आप जाकर देखिए। बहुत अच्छे ऑप्शनल के एजुकेटर्स हमारे प्लेटफॉर्म पर पढ़ाते हैं। एंड फाइनली अनअकैडमी का मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, विच इज वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्रीज, सो डू गो एंड ज्वाइन दैट। पिछले कई सालों से ये प्रोग्राम चल रहा है जिसमें टॉप ब्यूरोक्रेट्स और एजुकेटर्स मिलकर आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर बना देते हैं, सो दैट यू कैन फेस द इंटरव्यू विद बेस्ट प्रिपरेशन। अब आते हैं फिर से एल सल्वाडोर पे। तो देखिए, एल सल्वाडोर की इकोनॉमी को एक बार हम एनालाइज करें
तो आप पाएंगे कि यहां पर जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट या मेजर एक्सपोर्ट्स नहीं है मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के। जैसे अगर आप ध्यान से देखें तो आयरन एंड स्टील यहां केवल 3% है, और भी अगर आप कुछ मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स देखना चाहें तो वो भी बहुत ही कम है। मोस्टली आप देखोगे कि खाने पीने की वस्तुओं से रिलेटेड चीजें हैं, जैसे कि सीरियल, फ्लोर, मिल्क, फिर आप देखेंगे बेवरेजेस, स्पिरिट्स, ये ज्यादा चीजें हैं। शुगर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स कुछ कुछ हैं, पेपर से रिलेटेड बहुत बड़े प्रोडक्ट्स हैं, और एपरल या फिर निट या क्रोशे, बेसिकली हाथ से बनने वाली चीजें ज्यादा हैं। प्लास्टिक्स है, एक ठीक ठाक चंक प्लास्टिक्स का है, लेकिन ज्यादातर प्रोडक्ट जो है वो रॉ मटेरियल वाले हैं, वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स नहीं है। फॉर एग्जांपल कोई कार कंपनीज यहां से बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां एक्सपोर्ट नहीं कर रही हैं, कोई ट्रक्स नहीं बन रहे हैं, कोई बहुत बड़ी मशीनरी यहां पर नहीं बन रही है। तो इसका कारण क्या है वो आपको 1 मिनट में पता चल जाएगा। उससे पहले यह भी जान लो कि यह देश 110 रैंक पर आता है अगर आप जीडीपी पर कैपिटा देखते हैं तो। अब यहां पर आप लोगों के लिए एक सवाल है कि भारत की जीडीपी पर कैपिटा में क्या रैंक आती है और जीडीपी पर कैपिटा क्या है, वो भी अगर आप बता सकें तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। इससे आपकी प्रिपरेशन का लेवल भी पता चलेगा और दूसरे कितना पानी में है ये भी आपको मालूम चल जाएगा। तो एल साल्वाडोर की प्रॉब्लम्स की शुरुआत होती है बेसिकली कॉलोनाइजेशन से। जैसा कि दुनिया में ज्यादातर देशों के प्रॉब्लम्स का एक ही रीजन रहा है कि वो कॉलोनाइज हो गए थे, तो यहां पर भी सदियों तक स्पेन और ब्रिटेन का कॉलोनाइजेशन रहा था इस सेंट्रल अमेरिका वाले पार्ट में। मेनली स्पेन का रहा था यहां पर, इसीलिए ये सारे देश स्पेनिश भाषा बोलते हैं। लेकिन बाद में 20वीं शताब्दी में जब ये स्पेन से तो आजाद हो गए थे, स्पेन में ये सारे देश लगभग 1800 में आजाद हो गए थे, लेकिन बाद में क्या होता है, आजाद होने के बाद यहां पर ब्रिटेन और अमेरिका की कंपनियों का दबदबा हो गया। तो एक तरह से इनमें नया तरीके का कॉलोनाइजेशन आ जाता है और इन कंपनियों के इन्फ्लुएंस में ये देश कभी इंडस्ट्रियलाइज नहीं कर पाए। यहां पर आज भी ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स हैं वो एग्रीकल्चरल हैं, जैसे कॉफी हो गया, शुगर केन हो गया, और ये सारे प्रोडक्ट्स ही एक्सपोर्ट किए जाते हैं। और ये देश अमेरिका, ब्रिटेन नहीं चाहते थे कि इन देशों के अंदर एक अच्छी डेवलप्ड इकोनॉमी बने, कि ये शुगर केन से टॉफी बनाकर एक्सपोर्ट कर लें। ये चाहते थे कि हमारी कैडबरी की फैक्ट्री के अंदर ही यहां पर गन्ना आए, हम ही कॉफी बनाए, हम ही उसे बेचें, लेकिन प्रोसेस कहां पर हो, इंग्लैंड में। तो इसके कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन यहां पर एक बैक स्टेज ले लेता है। और जब भी इन्होंने कोशिश करी कि हम कुछ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बेचें अमेरिका या ब्रिटेन जैसे बड़े देशों में, तो इन पर हमेशा टैरिफ लगा दिए जाते थे। तो इसीलिए आज भी आप देखेंगे कि सेंट्रल या साउथ अमेरिका के जो देश हैं ये सभी इस पॉलिसी के कारण सफर करते हैं। और अगर कोई वहां पर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आकर इस पॉलिसी को चेंज करने की कोशिश करता था तो उसका तख्ता पलट कर दिया जाता था। ये एक बहुत ही कॉमन कहानी रही है थ्रू आउट द पास्ट 60 ईयर्स। अब एल साल्वाडोर की माइनिंग हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहां पे 1904-1910 के आसपास से ही माइनिंग चल रही है। 1950s और 1970s में बड़े स्तर पर यूएस की कंपनीज ने यहां पर अपनी एंट्री करी और इंडस्ट्रियल स्केल पर माइनिंग शुरू करी, जिनमें से एक एग्जांपल है सैन सेबेस्टियन गोल्ड माइन, जो कि सैन सेबेस्टियन नदी के पास में स्थित है। और यहां पर अमेरिका की कंपनी है कॉमर्स ग्रुप जो माइनिंग ऑपरेशंस चलाती थी। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एल साल्वाडोर में कोई लोकल पीएसयू कंपनी जैसे कि कोल इंडिया हो गया या हमारे यहां पर और भी अन्य कंपनीज हैं वो माइनिंग नहीं कर रही हैं। जैसे कि अगर आप सऊदी अरेबिया में देखेंगे तो उन्होंने भी यूएस और ब्रिटिश कंपनीज के साथ डीलिंग करी है, लेकिन वहां पर एक्चुअल माइनिंग आज भी अरामको करती है। लेकिन अगर आप कई दूसरे देशों में जाएंगे जो बहुत ही अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है तो वहां पर ये वेस्टर्न कंपनीज जैसे कि शेल, बीपी, एक्सॉन मोबिल ये माइनिंग करती हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि माइनिंग सारी अमेरिकन या फिर अन्य ब्रिटिश कंपनीज कर रही थी। तो जब विदेशी कंपनीज आपके देश में आकर व्यापार करती हैं तो इससे एक बीमारी होती है डच डिजीज। ये कोई फिजिकल बीमारी नहीं है, ये इकोनॉमी के अंदर एक ट्रेंड होता है, ये उभर कर आ जाता है। आप डच डिजीज जानना चाहते हैं तो इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो अब इन माइनिंग कंपनीज ने आकर यहां पर पर्यावरण की धज्जियां उड़ा दी। और ये एक फोटोग्राफ है इस नदी से, जो सैन सेबेस्टियन नदी की मैं बात कर रहा हूं। इस नदी में सालों बाद माइनिंग बंद हो चुके हैं, वहां पर 20 साल हो चुके हैं, उसके बाद भी आज तक पानी यहां पर ऐसा नजर आता है। ये 2023 का फोटोग्राफ है। तो होता क्या है कि वहां पर गोल्ड माइनिंग के लिए या फिर अन्य कई मेटल्स की माइनिंग के लिए साइनाइड का इस्तेमाल होता है और अन्य कई केमिकल्स का इस्तेमाल होता है जो इन रिवर्स को पोल्यूट कर देते हैं। मेन पोल्यूटेंट साइनाइड, आर्सेनिक और मरकरी है। ये सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। अगर एक बार ये पानी में मिल गए तो ना आप उस पानी को पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ना वो खेती के लिए इस्तेमाल हो सकता है, और ये सारे डंप करे जाते हैं इन नदियों के अंदर। ये माइनिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसको रन ऑफ भी कहते हैं क्योंकि कई बार बारिश के साथ भी ये मिनरल्स बहकर चले जाते हैं। मिनरल्स क्या है, ये जो एक्स्ट्रा वाले मिनरल्स हैं ये बहकर चले जाते हैं और ये सभी प्रोसेसिंग में काम आते हैं। रॉ मिनरल से मेटल निकालने के लिए इन सभी आर्सेनिक, साइनाइड और मरकरी का इस्तेमाल किया जाता है। खास करके गोल्ड के अंदर इनकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो गवर्नमेंट ने पाया कि एल साल्वाडोर की नदियों में ये लेवल 9 टाइम्स ज्यादा था। और आपको बता दूं कि 95% रिवर्स इस देश की पोल्यूटेड थी, हाईली पोल्यूटेड थी।
और इसके कारण वहां पर पिछले 30 सालों से लोकल लोग आंदोलन कर रहे थे कि इन माइनिंग को बंद किया जाए। तो यहां पर आप देखेंगे कि कई हेल्थ इश्यूज देखने को मिले और इन हेल्थ इश्यूज के कारण भी यहां पर बहुत गरीबी आ गई, क्योंकि लोगों को अपने परिवारजनों का इलाज कराने के लिए काफी पैसा खर्च करना पड़ा और इतना अच्छा इलाज एल सल्वाडोर में है नहीं, तो कई बार लोगों को अमेरिका जाना पड़ा या अन्य पड़ोसी देशों में जाना पड़ा इलाज कराने के लिए। तो होता यह है कि यहां पर पीने का जो पानी है वो खराब होता जा रहा था और पानी की इतनी ज्यादा खपत थी कि ज्यादा पानी माइनिंग के लिए इस्तेमाल होता था और लोगों को पीने के लिए पानी मिलना कम हो गया था। तो इसके कारण अल्टीमेटली लोगों के आंदोलन के सामने एल सल्वाडोर की सरकार झुक जाती है और 2017 में वहां पर सभी प्रकार की मेटल माइनिंग को बैन कर दिया जाता है। तो अब चाहे आप ओपन कास्ट माइनिंग कर रहे हैं, यानी कि खुली माइनिंग है, या फिर अंडर द ग्राउंड माइनिंग है, सभी को पूरी तरह से यहां पर बैन कर दिया गया 2017 में। और जो लोकल माइनिंग करते हैं, यानी कि बड़ी इंडस्ट्री नहीं, लोग हाथ से माइनिंग कर रहे हैं, छोटा मोटा अपना फावड़ा लेकर माइनिंग कर रहे हैं, उसको आर्टिसनल माइनिंग कहा जाता है, यानी कि छोटे स्तर पर जो व्यक्ति एक इंसान से माइनिंग करवाई जा रही है, वो माइनिंग जो है उनको टाइम दिया गया कि 2 साल का, आप 2 साल में ट्रांजिशन कर दीजिए किसी और काम में और ये वाली माइनिंग पूरी तरह से बंद होगी। अब ये बैन क्यों लगाया गया था? क्योंकि लोगों की हेल्थ पर असर आ रहा था। लगातार एनवायरमेंटल ग्रुप्स जो है वो कह रहे थे कि इसे बंद करिए, वहां के लोग भी कह रहे थे कि इसे बंद करिए, तो सरकार ने उनकी सुनी और जब ये डिसीजन आया था तो वहां पर कम्युनिटीज, एनवायरमेंटलिस्ट, इवन कैथोलिक चर्च सभी ने इसकी तारीफ करी थी कि बहुत अच्छा डिसीजन है। और इनसे इंस्पायर होकर पड़ोसी होंडुरास, निकारागुआ, पनामा, इन सभी देशों ने कई जगह ओपन कास्ट माइनिंग पे या तो पूरी तरह से बैन लगाने की कोशिश करी, कुछ जगह बैन लग गया, कुछ जगह नहीं लगा, पर हाँ ये काफी इंस्पायरिंग निर्णय था पड़ोसी देशों के लिए भी। लेकिन एल सल्वाडोर के सामने इकोनॉमी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अब आप जब माइनिंग नहीं कर रहे हो तो वहां पर आपके पास ग्रोथ के ऑप्शंस कम है। इनका बहुत बड़ा एक्सपोर्ट था माइनिंग प्रोडक्ट, तो अब यहां पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 2 से 3% के बीच में ही रहती है। आज भी ऑलमोस्ट 1/3 एल सल्वाडोर के नागरिक गरीबी में रहते हैं और यहाँ की 70% वर्कफोर्स इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है, यानी कि उनकी कोई पक्की नौकरी नहीं है जिसमें हर महीने उन्हें तनख्वाह आएगी। ऊपर से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, फॉरेन इंटरफेरेंस, ये सब भी वहां पर चल ही रहा है। तो अब 2019 में एक नए राष्ट्रपति वहां पर बनकर आते हैं जिनका नाम है नायब बुकीली, और ये पहले इस बैन के फेवर में थे। 2017 में जब ये बैन आया था तो इन्होंने भी इसका सपोर्ट किया था, लेकिन धीरे धीरे अब ये इस बैन के अगेंस्ट चले गए। बाय द वे, ये प्रेसिडेंट बने तो इन्होंने कुछ अच्छे निर्णय लिए हैं इस देश के लिए, काफी कंट्रोवर्शियल निर्णय भी रहे। इनको डिक्टेटर भी कहते हैं वहां पे कई लोग कि ये तो तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कई ड्रग गैंग्स के ऊपर धावा बोल दिया, सबको जेल में डाल दिया। एल सल्वाडोर, निकारागुआ, ये जितने भी सेंट्रल अमेरिकन देश हैं, यहाँ पर होमिसाइड की दिक्कत बहुत ज़्यादा थी, यानी मर्डर रेट बहुत हाई था, बहुत ज़्यादा हाई। पूरी दुनिया का मर्डर कैपिटल इन देशों को कहा जाता था एक समय पर। लेकिन अब यहाँ पर क्राइम कम हो गया है पिछले 5 सालों में, क्योंकि यहाँ की सरकार ने इन पर काफ़ी टफ एक्शन लिए हैं। तो इस वक्त वो अमेरिका के अंदर कनाडा के बाद सेकेंड लोएस्ट आते हैं होमिसाइड की रेट में, केवल 5 साल के अंदर। इनफैक्ट इनके ट्विटर बायो में एक बार इन्होंने अपने आप को डिक्टेटर लिख दिया था, क्योंकि इनकी सारी मीडिया इनको डिक्टेटर कहने लग गई थी। इन्होंने इतने लोगों को जेल में डाल दिया था। खैर, अब वहां के लोग थोड़े से खुश हैं। फिर उन्होंने दूसरा काफी कंट्रोवर्शियल निर्णय लिया 2021 में, जब इन्होंने बिटकॉइन को लीगल टेंडर बना दिया था। ये बहुत कंट्रोवर्शियल डिसीजन था, क्योंकि दुनिया का ये पहला देश था जिसने कहा कि बिटकॉइन लीगल है। अपने नागरिकों को कहा कि ये सरकारी ऐप डाउनलोड कर लो, जैसे ही डाउनलोड करोगे $30 आपको सीधे बिटकॉइन के फ्री में मिल जाएंगे और आप कोई भी पेमेंट चाहो तो बिटकॉइन से कर सकते हो। और याद रखिए 2022 में और 23 में बिटकॉइन की वैल्यू काफी डाउन चली गई थी, हालांकि अब वापस धीरे धीरे ऊपर आ गई है। लेकिन एक समय जब इन्होंने ये डिसीजन लिया था, उसके बाद जब बिटकॉइन की वैल्यू गिरी तो इनकी इकोनॉमी हिल गई थी और सरकार के ऊपर IMF का, वर्ल्ड बैंक का बहुत दबाव था कि प्लीज ये स्टूपिड निर्णय आप वापस ले लीजिए। लेकिन 2024 में क्या हो रहा है, बिटकॉइन ऊपर जा रहा है। तो अभी जो है बिटकॉइन $100,000 की प्राइस को क्रॉस कर चुका है, यानी कि एक बिटकॉइन की वैल्यू $1,00,000 से भी इस वक्त ज़्यादा है एज ऑफ टुडे, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अगर आप INR में देखोगे तो ये लगभग 87 लाख के आसपास चल रहा है। तो इसके कारण अब एल सल्वाडोर के गवर्नमेंट ट्रेजरी बॉन्ड्स की वैल्यू बहुत अच्छी हो गई है और इस देश की जो सरकारी इकोनॉमी है वो काफ़ी बूम कर रही है। तो इसके कारण वो अपने एक्सटर्नल डेट को, यानी कि उधार को चुका सकते हैं और डेवलपमेंट को फिर से पैसा दे सकते हैं। तो होता यह है कि कुल मिला के इनके 2 कंट्रोवर्शियल डिसीजन भविष्य में सही पड़ गए। अब देखो, कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं दुनिया में, तो या तो वो सही हो जाएंगे या बिल्कुल गलत हो जाएंगे। इनकी किस्मत अच्छी थी कि दोनों ही डिसीजन इनके ठीक हो गए। अब 2017 में ये भी इस प्लान के फेवर में थे कि आप माइनिंग बैन कर दो, लेकिन अब 7 साल बाद ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें माइनिंग बैन हटा देना चाहिए, क्योंकि हमें अब नेचुरल रिसोर्सेज की आवश्यकता है। हमारे पास इकोनॉमी में ऑलरेडी बहुत लॉस हो चुका है और अब हमारे पास $3 ट्रिलियन का सोना है। अब मैं आपको फिर से एक बार स्पष्ट कर देता हूं, ये $3 ट्रिलियन की वैल्यूएशन
उनकी एक सरकारी रिपोर्ट कह रही है, ये कोई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं कहा है। और ये रिपोर्ट कहां पर आई है, ये इन्हीं के ट्विटर पर इन्होंने शेयर किया था, यानी कि x.com पर इन्होंने शेयर किया था। अब एक बात यहां पर ध्यान रखिएगा कि ये रिपोर्ट $3 ट्रिलियन की वैल्यूएशन वाली कहां से आई है, तो ये इन्हीं की सरकार की एक रिपोर्ट है। तो ऑल्दो वहां पर सोना है, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा सा कम हो, $3 ट्रिलियन जितना ना हो, इन्होंने हल्का सा बढ़ा चढ़ा के पेश कर दिया हो, इसकी छोटी सी पॉसिबिलिटी बनी रहती है। लेकिन अगर मान लो ये $3 ट्रिलियन की वैल्यू इसकी निकली, तो ये इस कंट्री के जीडीपी का ऑलमोस्ट 9000% जितना हो जाएगा। तो अब बुकीली तो इतना कह रहे हैं कि इसका 4% ही माइन कर लेते हैं, उसी से हमें जीडीपी का 380% मिल जाएगा। तो इमेजिन करो कितना ज्यादा पैसा हमारे पास आएगा। और गोल्ड तो देखिए उस बेल्ट में है, क्योंकि सालों तक, इनफैक्ट सदियों तक स्पेन ने भी तो सोना निकाला है वहां से, और ये पूरा गोल्ड बेल्ट है वहां पर सेंट्रल अमेरिका का, जो ग्वाटेमाला से लेकर ऑलमोस्ट कोस्टा रिका तक यहां पर फैला हुआ है। और इसके अंदर आप देखो बीचों बीच आता है एल सल्वाडोर। तो एल सल्वाडोर के अंदर ये पूरा एक गोल्ड माइनिंग का बेल्ट है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये पहाड़ी इलाका है, जंगल वाला इलाका है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, नदियां हैं, बहुत सारे पानी के सोर्सेज हैं जो पोल्यूट हो जाते हैं, जिसके कारण पहले माइनिंग बैन करी गई थी। लेकिन माइनिंग यहां पर जरूर है, और बिल्कुल यहां पर पहले के भी माइंस मौजूद हैं, और अब नई माइंस इनको मिली हैं जिनकी वैल्यू $3 ट्रिलियन बताई जा रही है। और बुकीली का यही कहना है कि केवल गोल्ड नहीं है, हमको कोबाल्ट, निकल, लिथियम, गैलियम भी इनको मिला है। और ये सारे जो मिनरल्स हैं, अब आपको पता ही है बैटरी टेक्नोलॉजी में या फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की टेक्नोलॉजीज में काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इनका कहना है कि अब हमें माइनिंग कंपनीज को बुलाकर फिर से यहां पर माइनिंग करनी चाहिए। हालांकि वो डायरेक्टली ऐसा कह नहीं रहे, लेकिन क्योंकि उनकी कोई स्टेट कंपनी है नहीं खुद की, जैसे हमारे पास अपनी कोल इंडिया है, मलेशिया के पास पेट्रोनास है, या फिर आप देखिए कि सऊदी अरेबिया के पास अरामको है, वैसी कोई कंपनी इनके पास नहीं है। तो ऑफकोर्स ये लोग विदेशी कंपनियों को यहां पर बुलाएंगे और उन्हीं के साथ रॉयल्टीज नेगोशिएट करेंगे, और फिर यहां पर माइनिंग चल सकती है। सारा जो रिस्क है वो है एनवायरमेंट का, यानी कि पर्यावरण का। तो ये जो प्रपोजल है, फिर से एनवायरमेंटल ग्रुप्स इसको काफी अपोज कर रहे हैं। उनका कहना है कि देखो, ओपन पिट माइनिंग पूरी दुनिया में कहीं पे कभी भी पर्यावरण के लिए और लोकल लोगों के लिए सही नहीं रही है। लोकल लोग हमेशा दुखी रहे हैं इस प्रकार की माइनिंग से। पहले भी हमारी नदी काफी पॉल्यूट हो चुकी थी, तो अभी भी हमें कोई जॉब ज्यादा मिलने वाली नहीं है। ऊपर से छोटी मोटी जो यहाँ के लोग माइनिंग करके आर्टिसनल माइनर्स पैसा निकाल लेते हैं, ये भी चला जाएगा। एक एग्जांपल मैं आपको काफी प्रोमिनेंट बताता हूं, जो कि पूरी दुनिया में ओपन कास्ट माइनिंग का एक केस स्टडी के तौर पे बताया जाता है। तो वो आप देख सकते हैं कहां पर, पापुआ न्यू गिनी में। तो ये देश कहां पर है, साउथ ईस्ट एशिया में स्थित है, पापुआ न्यू गिनी। और यहां पर एक माइन होती थी, ओके टेडी गोल्ड एंड कॉपर माइन। तो इसका नाम थोड़ा अजीब है। बेसिकली दो नदियां हैं यहां पर, टेडी नाम की एक नदी हुआ करती थी और एक फ्लाई रिवर है। इन दोनों नदियों के अंदर इस माइन का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो डंप किया जाता था। 80,000 टन वेस्ट मटेरियल डेली यहां पर डंप किया जाता था। और ये सारी डंपिंग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी के द्वारा करी गई थी, जिसका नाम था BHP बिलिटन। और ये एक केस स्टडी इसीलिए क्योंकि इन्होंने सालों तक यहां पर माइनिंग करी, अपना पैसा निकाल लिया, कॉपर निकाल लिया, और फिर इन्होंने सरकार को ये माइन सौंप दी, कहा कि अब आप जानो, आपका काम जाने। अब पापुआ न्यू गिनी की सरकार के पास इतना पैसा ही नहीं था कि इस माइन को ये लोग साफ करवाते, वहां पे जो लोगों की हेल्थ पर इश्यूज आ रहे हैं उनको सॉल्व करते। 50,000 लोग यहां पर बीमार हो गए इस एक माइन के कारण, और आज दिन तक यहां पर एसिड माइन ड्रेनेज होता है, जबकि इस माइन को भी बंद हुए बहुत साल हो चुके हैं। अर्ली 2000s में ये बंद हो गई थी। और यहाँ के लोकल इंडिजिनस लोगों ने, यानी कि वहां के आदिवासी लोगों ने केस भी किया उस कंपनी पर, लेकिन आज दिन तक उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला है। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे एल सल्वाडोर मुझे लगता है माइनिंग बैन हटा देगा। हालांकि उनकी पार्लियामेंट के अंदर जो अपोजिशन है वो कह रहा है कि हम ये बैन नहीं हटने देंगे, लेकिन अभी जो सरकार है उसकी मेजॉरिटी है तो इसको हटा देंगे। और अगर हट गया तो देखना होगा कि क्या 8 साल के बैन से कोई पर्यावरण पे असर आया या नहीं आया। और एक और बात, ये जो प्रेसिडेंट हैं ये कहते हैं कि हम जो पैसा आएगा उससे नदियों को साफ कर देंगे। जो पुरानी गंदी हुई नदियां हैं, पोल्यूटेड रिवर्स हैं आज दिन तक, उनको हम साफ करेंगे नए माइनिंग के पैसे से। तो ये काफी अनोखा केस स्टडी बन जाता है दुनिया में कि किस तरह से सरकार की पॉलिसी, पर्यावरण की जो पॉलिसी है, लॉज हैं, वो लोगों के ओपिनियन या फिर इकोनॉमी के हालात के अनुसार चेंज हो सकते हैं। अब इसी तरह के और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल यानी कि वर्ल्ड अफेयर्स को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।